ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिलेक्टिंग इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। और इस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्क्रीट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास, लाइक बाइनोमियल, बर्नौली प्रोसेस, और इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को, और दैट इज सिलेक्टिंग इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट आज के इस लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पे होगा, जिसमें हम मेनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और सम अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम कवर करेंगे वन बाय वन विद एग्जांपल्स। सो लास्ट टाइम जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल था वो डिस्क्रीट इन नेचर था, तो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल अकर होगा वो कंटिन्यूस इन नेचर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फेलियर, आप कह सकते हैं कि एक मशीन है जिसका फेलियर टाइम जो है वो आपके पास कंटिन्यूस इन नेचर होगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ रॉड जो है वो भी हमारे पास, आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर लेट्स से रॉड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसकी लेंथ आपको 25.5 चाहिए, कैन बी 25.55 या 26.01 एंड सो ऑन। और आप उन डाटा सैंपल्स की वैल्यू को मेजर करके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इस रैंडम वेरिएबल पर जो आपका कंटिन्यूस इन नेचर होगा उसके बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम जो है आज डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो तरह से रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल, लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिस्क्रीट इन नेचर होगी, और एज वेल एज कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बोथ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म किया होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लाइक इसकी जो हमारे पास शेप होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वो कुछ इस तरह से होगी, इट्स जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, दैट्स वाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और इसकी एब्रीवेशन जो है वो हमारे पास यू ए कोमा बी है। लाइक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरवल जो इसके अंदर होगा। लाइक इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है लेट से, और एंडिंग पॉइंट जो बी है, तो ये मेरे पास एक रेंज है, एक इंटरवल है जो मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। So when the distribution is equally spaced and when the probability density function is same at any point, then the uniform distribution is called the discrete uniform distribution. For example, आप कॉइन को फ्लिप करते हैं, कॉइन फ्लिपिंग के दौरान जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं वो हाफ हाफ हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो हम इसको मॉडल करें तो ये हमारे पास डिस्क्रीट इन नेचर हो रही, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से अगर आप डाई को रोल करते हैं तो डाई रोलिंग के दरमियान भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं वो 6 है। लाइक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, अप टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली स्पेस है बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो दैट्स वाई ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये आपकी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह से सम अदर टाइप ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल हैं, और इस केस के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसको हम इनफाइनाइट नंबर जो है वो असाइन करते हैं। सो उसको हम कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं। फॉर एग्जांपल बस अराइवल टाइम एट बस स्टॉप, तो जो बस है उसका बस स्टॉप के ऊपर अराइवल टाइम जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स, लाइक टाइम ऑफ अटरेंस इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। तो अब जो टाइम ऑफ अटरेंस है किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के दरमियान, वो हमारे पास जो रैंडम नंबर की जनरेशन होगी वो इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जिस तरह से हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ और पीएमएफ और सीडीएफ को पढ़ा था, इसी तरह से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास पीडीएफ और सीडीएफ होता है। डिस्क्रीट के लिए प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन होता है, और कंटिन्यूस के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो होता है, और सीडीएफ इज रिप्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन।
तो यहाँ पे अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल हमने अगेन उसको x लिया है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इंटरवल जो हमारे पास रेंज है डेट इज a टू b। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। मिनिमम लाइक a और मैक्सिमम लाइक b। तो जो रेंज है हमारे पास इंटरवल की वो a कोमा b को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक रेंज है। अगर आप इस एक्सेसिस पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो प्लॉट की हुई है ए से बी तक। और इसकी अगर हमने हाइट कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो हम सिंपल बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके इसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, एरिया जो है हमारे पास पता है कि वो 1 है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना है तो एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, ये इसकी बेस आ गई और ये हाइट आ गई इज इक्वल टू 1। टोटल एरिया हमारे पास 1 होता है अंडर द प्रोबेबिलिटी रूल्स, आपको पता है। अब हमें यहाँ पे h कैलकुलेट करना है, तो h कैसे होगा, h इज इक्वल टू 1/b माइनस ए। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसका पीडीएफ जो है हमारे पास होगा 1/b माइनस ए, नोइंग दैट जो h रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज ए और बी में लाई करेगी और उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगी ए के और लेस देन इज इक्वल टू होगी बी के। अगर इस एच रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अदर देन दिस रेंज होगी तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो पीडीएफ होगा वो जीरो होगा। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल समवेयर अराउंड यहाँ लाई करेगा उसकी वैल्यू जीरो होगी और यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल की रेंज है ए टू बी, इस एरिया के अंदर लाई करने का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है दैट इज 1/b माइनस ए। और जब हम सी डी एफ स्टार कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, तो इसके लिए हमारे पास जब भी रैंडम वेरिएबल इस रेंज में लाई करेगा तो हमारे पास डेफिनेटली जो वैल्यू है वो जीरो होगी क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो इंटरवल की रेंज है, अगर एच रैंडम वेरिएबल उस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल जो इंटरवल है लाइक ए उससे छोटा है, लाइक एच इज लेस देन ए, जो इंटरवल की रेंज है वो उस इंटरवल की रेंज में लाई नहीं कर रहा तो आपके पास वैल्यू जो है वो जीरो होगी। और अगर एच रैंडम वेरिएबल लाई करेगा आपका बिटवीन द इंटरवल ए एंड बी, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी सी डी एफ के फंक्शन की दैट इज एच माइनस ए ओवर बी माइनस ए। लेट्स से एस आपका यहाँ पे लाई कर, ओवर रेंज जो है हमारे पास वो बी माइनस ए होगी और हमने एच माइनस ए के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है लाइक इस पर्टिकुलर एरिया की। तो जो अपर हमारे पास फंक्शन है वो एच माइनस ए होगा। ये किस तरह से होगा हम आगे चल के इसको अभी ड्राइव करते हैं। और इसकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी के, लाइक ये मेरे पास एक इंटरवल था ए से बी के दरमियान, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू बी या इससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास सी डी एफ की वैल्यू जो है वो 1 होगी क्योंकि टोटल एरिया जो है वो हमारे पास 1 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, लाइक अगर आपका एच रैंडम वेरिएबल जो है वो लाई करता है बिटवीन द रेंज ऑफ h1 h2, आप इसको ए बी भी कह सकते हैं, डिफरेंट नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड कोड नहीं है कि आप ए या बी ही कह सकते हैं। तो अगर रैंडम वेरिएबल मेरा ग्रेटर देन है लेट्स से ए के और लेस देन है बी के, इस पर्टिकुलर केस में आप सी डी एफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, h2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और इसी तरह से उसकी h1 के फंक्शन के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा h2 माइनस h1 ओवर b माइनस a। So it's the proportional to the length of the interval for all the h1 and h2 that is satisfying the h1 random variable that is greater than a and less than h2 and h2 is also less than b। तो ये अगर मेरे पास probability density function है जिसकी इंटरवल हमारे पास a से b है, लेट्स से मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं दिस टाइम h1 एंड h2। अब मेरे पास यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है और मुझे पर्टिकुलर जो एरिया कैलकुलेट करना है वो इस रीजन का कैलकुलेट करना है। रेंज हमारे पास टोटल जो है वो b से माइनस ए के थ्रू आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी h2 की कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस पूरे इंटरवल की रेंज आ जाएगी और जब हम h1 की कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस रीजन का एरिया आ जाएगा और हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो ये वाला एरिया है। तो h2 माइनस h2 माइनस h1 करेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर
रीजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी इस ओवर द इंटरवल जो है ए से बी तक। और जो मीन और वेरिएंस की वैल्यू है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, डेट इज ए प्लस बी ओवर मतलब डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसकी मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो एक्सपेक्टेड जो वेरिएंस है दैट इज बी माइनस ए स्क्वायर ओवर 12। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी सिमुलेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हम लेटर ऑन कपल ऑफ वीक्स में टॉपिक पढ़ेंगे रैंडम नंबर जनरेशन का। तो रैंडम नंबर जनरेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यही है कि एक तो जो डाटा वैल्यूज़ हैं आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ओवर द रेंज 0 to 1, सो डैट आप रैंडम वेरिएट जो है वो जनरेट कर सकें, जिसके लिए हम ये सब डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ रहे हैं। इन्हीं को हमने आगे यूज़ करना होगा रैंडम वेरिएट की जनरेशन के लिए। और इसको हम मॉडल किस तरह से करते हैं उसको देखेंगे, और फिर लेटर ऑन हम रैंडम नंबर जनरेशन और रैंडम वेरिएट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है सिमुलेशन में प्ले इस तरह से करती है कि आपकी रैंडम नंबर जनरेशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके रैंडम वैल्यूज़ की, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अदरवाइज वो नंबर जो है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर आप फर्दर मतलब जब उसकी रैंडम नंबर की प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होगी तो फिर आगे फर्दर चल के आप प्रॉपर रैंडम वेरिएट जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इनका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, अगर मेरे पास एच रैंडम वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू लेस देन है ए से, अगर एक्स रैंडम वेरिएबल लेस देन है ए से, लाइक वो यहाँ पे समवेयर अराउंड लाइक कर रहा है, अगर उस सूरत में हमारे पास वैल्यू जो है डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी की वो ज़ीरो होगी। अगर मेरा एक्स लाई करता है ओवर दिस रेंज इंटरवल दैट इज ए टू बी, इस सूरत में हम पीडीएफ के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। लाइक माइनस इन्फिनिटी से एच है तो हमारे पास रेंज जो गिवन है ए से एच रैंडम वेरिएबल तक हमने निकालनी है। सो लोअर पॉइंट पे इंटीग्रल की वैल्यू में ए आ जाएगा, और एच तक हमने इंटीग्रेट करना है तो एच हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन की। एफ एच जो है वो हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि हमारे पास था 1/b-a। तो यहाँ पे हमने एफ एच की वैल्यू लिख दी, और इसको इन टर्म ऑफ डी यू जो है हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट किया तो 1 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी u/b-a एज इट इज ही रहेगा। और लिमिट जो है हमारे पास h से a तक यहाँ पे गिवन है। अब फर्स्ट आप h को ऐड करें u में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h/b-a माइनस फार्मूले का, और जब a को सब्सिट्यूट करेंगे u में तो ये आ जाएगा a/b-a। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी h-a/b-a, जो कि आपको पीछे प्रीवियस स्लाइड के अंदर h2 - h1 के साथ डोनेट किया हुआ था। सो एट पॉइंट बी जो है हमारे पास, अगर हम इसी के अंदर सब्सिट्यूट कर देते हैं बी, जब एच हमारे पास बी होगा तो डेट इज b-a/b-a। जब ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। तो जब आपका रैंडम वेरिएबल लाई करेगा एट पॉइंट बी, तो आपके पास जो एरिया की वैल्यू होगी वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन है आपका इस रेंज से भी, तो डेफिनेटली वो ओवरऑल जो एरिया अंडर द कर्व है वो 1 है, तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास फंक्शन का सी डी एफ के फंक्शन की सूरत में 1 ही रहेगा। सी डी एफ का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि हाउ b+a या a+b डिवाइडेड बाई 2 जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास इसका पीडीएफ का ग्राफ है, दैट इज 1/b-a is representing the height of this function and a and b is the interval range। तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए, लाइक मीन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे इसको रेंज ओवर a to b, जो कि हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं। एच एफ एच डी एस एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फार्मूला हमने प्रीवियस प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के रिव्यू के अंदर कवर किया था। अब इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, डेट इज 1/b-a। एच एज इट इज रहेगा और डी एच के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h²/2, और रेंज आ जाएगी हमारे पास a से b। अब 1 बाय 1 हम इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे h की वैल्यू b और a, तो ये मेरे पास जो टर्म बन जाएगी फाइनल टर्म दैट इज b² - a²।
डिवाइडेड बाई 2b माइनस ए। अब इसी स्टेयर को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक b माइनस ए टाइम्स b प्लस ए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा b स्टेयर माइनस ए स्टेयर। 2b माइनस ए डिनोमिनेटर का एज इट इज़ नीचे रहेगा और ये टर्म आपकी इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज a प्लस बी या b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। सेम अब हम यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला है फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अगेन हम पीडीएफ के फंक्शन को ही यूज करेंगे। फार्मूला जो है हमारे पास वेरिएंस का, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमें पता है, दैट इज a प्लस बी ओवर 2। तो हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे अपने फंक्शन को a से b रेंज में, इसमें एच स्क्वायर एफ एच डी एक्स आ जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फंक्शन की वैल्यू हमने जब सब्सटीट्यूट की दैट इज 1 ओवर b माइनस ए डी एक्स। 1 ओवर b माइनस ए को हम साइड पे मतलब रिमूव इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे और एच स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 और रेंज हमारे पास है a से b। अब हम अगेन इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे लाइक प्रीवियसली जैसा हमने की, तो आंसर आ जाएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई b माइनस ए रेज टू पावर 3। अब हम इस b क्यूब माइनस ए क्यूब और b माइनस ए टाइम्स 3 है, ये इसका क्यूब नहीं है, ये 3 इसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये लार्ज ऐसे रहा है कि इसका डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। इन वैल्यूज को हमने इस वेरिएंस के फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर देना है, दैट इज वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमने भी कैलकुलेट किया, दैट इज b क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर 3 टाइम्स b माइनस ए। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे कैलकुलेट की थी, दैट इज a प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ पे हम इसका चूंकि स्क्वायर है तो जब स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 इंटू बी माइनस ए और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बी ट्यूब माइनस ए ट्यूब माइनस 3 बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे, लाइक यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, तो ये आ जाएगा 4 बी ट्यूब माइनस 4 ए ट्यूब माइनस 3 बी माइनस 3 ए और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमारे पास टर्म है बी माइनस ए और ए प्लस बी स्क्वायर, ये हम जब इसको रिजोल्व करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर तो ये हमारे पास टर्म इस तरह से बन जाएगी। ओके तो अब हमने इसको अगेन ओपन कर दिया, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन टू टर्म्स को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 बी ट्यूब प्लस, अब इस सेकंड टर्म को हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ए ट्यूब और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। देन हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं, लाइक 4 बी ट्यूब माइनस 3 बी ट्यूब इज इक्वल टू बी ट्यूब। सेम हमारे पास नेक्स्ट ए ट्यूब के लिए आ जाएगा माइनस 4 ए ट्यूब प्लस यहाँ पे है 3 ए ट्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस ए ट्यूब। देन यहाँ पे मेरे पास 3 ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे मेरे पास है 6 ए स्क्वायर बी। 6 में से 3 गए तो ये आ गया 3 ए स्क्वायर बी एंड सेम 3 ए बी स्क्वायर। अब हम इसको रिजोल्व इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं b माइनस ए रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज़ रहेगा और b माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब है तो ये टर्म इससे कट जाएगी तो रिमेन हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो स्क्वायर रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इस तरह से हम वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो एग्जांपल 1 इस तरह से है कि हमारे पास एक बस है जो कि अराइव होती है एवरी 20 मिनट्स एट अ स्पेसिफाइड स्टॉप बिगनिंग एट 6:40, मतलब बसेस जो है वो 6:40 AM पे बस स्टॉप पे आना स्टार्ट होती हैं और कंटिन्यूसली बसेस जो हैं बस स्टॉप पे आती रहेंगी अनटिल 8:40। तो हमारे पास जो इंटरवल आ जाएगा वो होगा
6:40 से 8:40 के दरमियान। अगर हम इसको ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से ड्रा हो रहा है, लाइक जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस के अंदर रेंज जो है वो आ जाएगी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 6:40 टिल द 8:40। तो 20 मिनट्स के डिस्टेंस के लाइक टाइम डिफरेंस के बाद बस जो है वो सिस्टम में एंटर हुई। लाइक फर्स्ट बस 6:40 पे आई है तो सेकंड 7 पे आएगी, नेक्स्ट 7:20 पे आएगी, देन 7:40 पे आएगी एंड सो ऑन। पैसेंजर्स जो मेरे पास आएंगे सिस्टम में वो 7 से 7:30 के दरमियान आएंगे। लाइक मेरे पास ये जो मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसेंजर्स अटरिंग का जो टाइम है 7 से 7:30 के दरमियान है। ये मेरी जो कर्व है ये 7:30 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कस्टमर मेरे पास 7:15 पे सिस्टम पे आएगा तो उसे एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद बस मिल जाएगी। तो ये जो मेरे पास इंटरवल होगा 7:15 से 7:20 का, ये इस रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। ये जो मेरी कर्व है ये 7:15 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? उनको वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली 5 मिनट्स, बट मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है मोर देन 5 मिनट्स उनको वेट करना पड़े बस स्टॉप के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास रेंज इंक्लूड है उसके अंदर ये वाली रेंज है। अब इसमें वो टाइम है 7:15 से, मतलब जो एक्स रैंडम वेरिएबल लाइक कस्टमर जिनको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो 20 पे आते हैं तो उनको 5 पे वेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमारी प्रोबेबिलिटी लेस देन होनी चाहिए 15 से, अगर वो 15 पे आते हैं सॉरी। तो अगर हम इसको यहाँ पे नोट करें तो एक्स जो है इट शुड बी लेस देन 15, ऐसे ही है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। लाइक ये जो 7 है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा 0 होम पॉइंट आ रही है, बेस पॉइंट आ गया। अगर 7 PM पे कस्टमर आएंगे तो उनको बस मिल जाएगी, क्योंकि 7 PM पे बस आएंगे तो उनको 0 मिनट के वेट के साथ बस मिल जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है मोर देन 5 मिनट्स, सो दैट्स वाई कि ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 7, लाइक 7:01 या 7:04 एंड सो ऑन। तो अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी होगी दैट इज जो होगी F15, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो 15 से बिलो हमने चाहिए। 8 तो केस ये बन गया। अब टोटल कस्टमर के आने का जो पैटर्न है वो 7 से 7:30 तक है। इट मीन्स अगर कस्टमर 7:20 पे आएगा तो तब भी उसको बस मिल जाएगी, 7:20 पे बस आएगी ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी अब इससे आगे जो रिक्वायर्ड एरिया है ये हमें चाहिए। अगर 7:30 पे आएगा तो उसको बस नहीं मिलेगी, 7:40 पे बस आएगी ना, मोर देन 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो रहा है उसकी कंडीशन बनेगी इट शुड बी लेस देन 30 और इट शुड बी ग्रेटर देन 20। अगर 20 पे आएगा तो बस मिल जाएगी। इट मीन्स 20 के बाद और 30 से पहले का जो टाइम इंटरवल का एरिया ये हमें रिक्वायर्ड है, सो डैट हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। तो सिंपल अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे रैंडम वेरिएबल एक्स की जो कि लेस देन 15 और ग्रेटर देन 0 होगी, और रैंडम वेरिएबल एक्स की जो कि ग्रेटर देन 20 और लेस देन 30 होगी। तो सेम CDF के फंक्शन को यूज करते हुए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 15/30 यूनिट ओवर द रेंज जो हमारे पास इंटरवल है वो 30 है। F30 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट इज 1 आ जाएगी। एरिया अब एक्स यहाँ पे बी के बराबर आ गया बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पे 1 ही आएगा, 30/30 -20/30 क्यों करें? इस वजह से कि हमें यहाँ पे ये जो एरिया है ये नहीं रिक्वायर्ड। हमें जो 30 का एरिया आ रहा है वो आपका जो 30 प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 निकाल रहे हैं वो इस कंप्लीट एरिया की प्रोबेबिलिटी आ रही है। हमें प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर रीजन की रिक्वायर्ड है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 कैलकुलेट करेंगे और फिर इस ओवर द कंप्लीट जो रेंज है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस रीजन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको माइनस कर रहे हैं 1 में से। तो ये 1 प्रोबेबिलिटी जो है वो F30 को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है कस्टमर को मोर देन 5 मिनट वेट करना पड़ेगा बस स्टॉप पे अगर वो 7 से 7:30 के दरमियान सिस्टम में एंटर हो।
एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑन एवरेज 30 मिनट्स टेलीविजन जो है वो सिटकॉम जो है उनकी 22 मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, और अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 18 टू 26 मिनट। तो यहाँ पे मेरे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज गिवन है दैट इज 18 टू 26, ये इंटरवल की रेंज आ जाएगी। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ सिटकॉम विल हैव 25 और मोर मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, और सेकंड इस क्वेश्चन का पार्ट है, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है सिटकॉम की दैट इज इट्स लाई बिटवीन 21 एंड 25 मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले पार्ट ए जो है उसको सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करते हुए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और हाइट हमारे पास कैसे आएगी, हमें जो b माइनस ए लाइक जो बेस गिवन थी वो 26 से 18 से 26 है, तो 26 b माइनस ए फार्मूला है, तो 26 माइनस 18, तो ये मेरे पास हाइट आ जाएगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिटकॉम विल हैव 25 और मोर मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, 18 से 26 हमारे पास कंप्लीट इंटरवल गिवन है, और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है विल हैव टू मेक 25 और मोर, तो ये वाला एरिया जो है हमें रिक्वायर्ड है इस 25 और मोर मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम CDF का फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर PDF, दोनों कर सकते हैं। अगर मैं CDF करूंगा तो मुझे 1 में से माइनस नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं PDF करूंगा तो PDF के अंदर मेरे पास इस रीजन की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मैं यहाँ पे CDF का फंक्शन यूज करता हूँ जो कि हमने अभी प्रीवियसली ड्राइव किया है। तो यहाँ पे मेरे पास होगा 26 माइनस 25 that is h2 minus h1 over b minus a that is 26 माइनस 18, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.125। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो रही इस पर्टिकुलर हाईलाइटेड रीजन की। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिटकॉम विल हैव बिटवीन 21 एंड 25 मिनट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये है। अगेन CDF का फंक्शन यूज करते हुए हम यहाँ पे 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 18, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.5। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो एक और प्रॉब्लम जो है वो हम करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अंदर डाटा सेट जो है हमारे पास इस तरह से है कि 55 स्माइलिंग टाइम्स जो है उसका डाटा यहाँ पे इस टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है इन सेकंड्स ऑफ 8 वीक ओल्ड बेबी। 8 वीक ओल्ड बेबी का स्माइलिंग का जो डाटा सेट है वो यहाँ पे इस टेबल में गिवन है, जिसकी मीन वैल्यू जो है वो 11.49 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6.23 गिवन है। और ये जो डाटा है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेंज हमें गिवन है दैट इज 0 to 23। 0 से 23 रेंज गिवन है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज भी हमें गिवन है। क्वेश्चन इस तरह से है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइल्स बिटवीन 2 एंड 18 सेकंड। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हम चूज करेंगे वो 2 से 18 सेकंड के दरमियान होगी। तो ये मेरे पास इसका ग्राफ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसकी इंटरवल हमें गिवन था 0 से 23, और हमारे पास रिक्वायर्ड जो एरिया जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ये वाला एरिया। सो हम क्या करेंगे, सिंपल बेस इनटू हाइट के थ्रू हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करते हुए इसकी हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, और बेस हमारे पास जो है वो 18 माइनस 2 CDF को यूज करते हुए दैट इज 18 माइनस 2, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 1/23 है, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 16/23। यहाँ पे आप 23 माइनस 0 करें, CDF का फंक्शन यूज करें, और 18 माइनस 2 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यूजिंग द CDF फंक्शन में। देन सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है कि हमने 90th परसेंटाइल जो है ऑफ 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइल जो है इसको डिफाइन करना है, लाइक रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ में। तो ये मेरे पास जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 90 परसेंटाइल का। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है फाइंड द 90th परसेंटाइल, लाइक जो K है इसको हमने फाइंड आउट करना है इस रेंज में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस एरिया जो है वो गिवन है दैट इज 90%, और हाइट इसकी 1/23 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बेस इनटू हाइट रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे।
इज इक्वल टू एरिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है डेट इज के माइनस जीरो, क्योंकि ये के तो हमने फाइंड आउट करना है तो बेस आ जाएगी के माइनस जीरो। हाइट हमें गिवन है डेट इज 1/23 और एरिया हमारे पास टोटल है 90%। सिंपल इसको रिजोल्व करेंगे जब तो के की वैल्यू आ जाएगी 20.7, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है डेट इज 20.7 होगी, जो 90th परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करेगी। लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल 3 का, जिसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइल की डेट इज मोर देन 12 सेकंड एंड वी नो दैट द बेबी स्माइल मोर देन 8 सेकंड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे आपकी आ गई इस क्वेश्चन में। हमारे पास रेंज जो थी इंटरवल की 0 से 23 थी। अब हमें अगेन हाइट जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज अब हमारी जो इंटरवल की रेंज है वो 8 से 23 तक है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज कि उसकी स्माइल मोर देन 8 सेकंड है बेबी की। तो एच जो है ग्रेटर देन 12 हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास एरिया है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो 23 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1/15, जो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेक्टेंगल की हाइट है दैट इज 1/15, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/15। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, और इसमें हमारे पास इस तरह से गिवन है कि रैंडम वेरिएबल जो h है वो अगेन कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास अब इंटरवल की वैल्यू 4.9 से 5.1 तक गिवन है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो h लाइक एफ एच जो होगा h रैंडम वेरिएबल का, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बताइए दैट इज 4.9, मतलब रैंडम वेरिएबल जो h अगर होगा वो इट शुड बी ग्रेटर देन 4.9 as well as less than 5.1. So we have to find the probability that the measurement of current is between 4.95 and 5 ampere. तो ये वो रिक्वायर्ड पोर्शन है या एरिया है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो दिस टाइम हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास रेंज जो गिवन है इंटरवल की 4.95 से 5 तक की गिवन है। तो ये इंटीग्रल की वैल्यूज आ गई 4.95 से 5। एफ एच डी एच, एफ एच जो है वो हमारा फंक्शन है किसका? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे हमने इसका फंक्शन जो है वो लिख लिया, जो कि हमारे पास एच वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर एफ एस की वैल्यू गिवन है और डेट इज़ 5, और इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉन्स्टेंट की तो एक्स आ जाएगा, और एक्स के अंदर हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे डेट इज़ 5 इंटू 4.95। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जब हम एक्स में पहले 5 पुट करेंगे फिर माइनस 4.95, तो आंसर आ जाएगा 0.05। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और देन हमारे पास आंसर आ जाएगा डेट इज 0.25। इसके आंसर के बाद हम यहाँ पे मीन और वेरिएंस जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ए हमारे पास जो है लाइक इंटरवल ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को, तो ये 4.9 है और बी हमारे पास 5.1 है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है मीन का ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 था, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। और वेरिएंस का फार्मूला था बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे बी माइनस ए की वैल्यू तो लाइक 5.1 माइनस 4.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0033। तो 5 कैसे आएगा? ए प्लस बी 5.1 प्लस 4.9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास इसके मीन और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और इट्स ऑल अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर कंटिन्यूस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो ट्राइएंगल जैसी होती है, इसलिए इसको ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और जो ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम यूजली डिस्क्राइब करते हैं या यूज करते हैं रैंडम वेरिएबल्स के लिए ओवर द इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल। जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल था, इसी तरह से ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास एक इंटरवल होता है जिसमें एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मोस्ट लाइकली वैल्यू अकर होती है जो कि सेंटर में होती है, और वो यूजली उसके मोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन
वन दैट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल विद वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस। तो ट्राइंगल की एक साइड जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और द अदर साइड जो है वो स्टैंड होती है फ्रॉम लोअर टू हायर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द मोस्ट लाइकली वैल्यू इज द मोड। जो मोस्ट लाइकली जो सेंटर में अगर हो रहा होता है या फिर वो राइट साइड पे टिल्ड हो रहा है या लेफ्ट साइड पे टिल्ड हो रहा है, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की मोड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करें लाइक दिस, इसमें मेरे पास लोअर वैल्यू जो है वो 15 गिवन है और हायर वैल्यू जो है वो 80 गिवन है और मोड वैल्यू जो है वो 25 गिवन है। तो ये मेरे पास ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन जाएगी। इसमें मिनिमम वैल्यू 15 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 80 है और जो मोड है या मोस्ट लाइकली वैल्यू है वो 25 है। सेम एज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ फंक्शन है वो यहाँ पे अब यहाँ पे दो रेंज के अंदर आएगा। प्रीवियसली आपके पास एक रेंज में था, दो रेंज में इस वजह से है कि यहाँ पे जो मेरे पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक ट्राइंगल मेरे पास ये बन रही है और ये कंप्लीट भी एक ट्राइंगल है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस ट्राइंगल को टू पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल है, इसके लिए मेरी पीडीएफ की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, दैट इज एक्स जो रैंडम वेरिएबल है इट शुड बी ग्रेटर देन ए बट लेस देन इज इक्वल टू बी। इस सूरत में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होगी 2 टाइम एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए टाइम सी माइनस ए। सी माइनस ए जो है ये आपकी कंप्लीट इंटरवल की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी माइनस ए इसकी ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल की बेस है और ये इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बेस है। और 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स जो भी आपका रैंडम वेरिएबल इसके अंदर लाई करेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, लाइक इस रीजन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा एक्स रैंडम वेरिएबल लाई करेगा बिटवीन बी एंड सी, लाइक इट्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी एज वेल एज लेस देन इज इक्वल टू सी। इस पर्पज के लिए हमारे पास फार्मूला इस तरह से होगा, अगेन सी माइनस ए एज इट इज रहेगा कंप्लीट रेक्टेंगल की बेस का, बट दिस टाइम सी माइनस बी हो जाएगा रादर देन बी माइनस ए, क्योंकि आप राइट साइड की ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। और जो इसका अपर पार्ट है लाइक एक्स का, इसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जो एरिया कैलकुलेट करना है तो 2 टाइम्स सी माइनस एक्स हो जाएगा। ये सी है तो ये एक्स है, तो ये हमारे पास उसका एरिया जो आ जाए। तो ये मेरे पास पीडीएफ का फंक्शन है फॉर दिस राइट साइड एंड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्राइंगल। और अगर मेरी एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अदर देन दिस इंटरवल ए और सी के दरमियान लाई नहीं करेगी तो मेरे पास आंसर जो है वो मतलब वैल्यू जो है उसकी जीरो होगी। और जो मोड होगा वो आपका अटर होगा एट बी। तो जो मोस्ट लाइकली वैल्यू है वो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोड वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर हमने हाइट कैलकुलेट करनी हो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो किस तरह से आएगी कि हमें पता है कि टोटल एरिया जो है डेंसिटी फंक्शन का वो 1 के बराबर होता है। हम क्या करते हैं, इस हाफ रेक्टेंगल की एरिया जो है लिख लेंगे 1/2 बी माइनस ए हाइट। लाइक इस ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरह से जो राइट साइड की ट्राइंगल है इसका भी हमने यहाँ पे लिख लिया और टोटल एरिया जो है हमारे पास 1 होगा। इसमें से एच को हम कॉमन ले लेते हैं, एच बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास एरिया जो है रिमेनिंग पार्ट एरिया का फॉर बोथ ट्राइंगल्स यहाँ पे लिख लिए दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो कंप्लीट रीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये अगर हम कंप्लीट रेक्टेंगल लें, ये भी एक कंप्लीट रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, तो ये 1/2 सी माइनस ए आ जाएगा जो कि इसकी बेस को रिप्रेजेंट करेगा सी माइनस ए और हाफ इसके फार्मूले का रहेगा और हाइट इसकी एच होगी। एच ही हमने फाइंड करना है, एरिया में पता है टोटल 1 है, तो इस टर्म को इस मल्टीप्लाई करेंगे जब दिस साइड तो ये एच आ जाएगा 2/c माइनस। तो ये मेरे पास इस ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट लाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की जो फार्मूलाज हैं वो इस तरह से हैं। मीन वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 और वेरिएंस होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए सी माइनस बी सी ओवर 18। और जो मोड है वो बी पे अटर होगा और अगर
इसको आप इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक 3 टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ए प्लस सी। तो इस तरह से भी आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका मोड बिल्कुल सेंटर में लाई नहीं कर रहा बी में, तो आप फाइंड आउट करने के लिए आप ये टर्म भी यूज कर सकते हैं मोड को। और CDF का जो फंक्शन है यहाँ पे अगर रैंडम वेरिएबल लेस देन है आपकी इंटरवल की रेंज से, दैट इज ए। ये मेरे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये ए है और ये सी है और ये बी है। अगर मेरा इंटरवल x रैंडम वेरिएबल आउटसाइड लाई करेगा इस इंटरवल से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होगी अगर a जो है इससे कम है। अगर मेरा x रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इज इक्वल टू b, इस सूरत में मेरे पास CDF के फंक्शन की वैल्यू होगी x माइनस ए स्क्वायर ओवर b माइनस ए टाइम्स c माइनस ए। और अगर x रैंडम वेरिएबल इस रीजन में लाई करेगा दैट इज ग्रेटर देन b बट लेस देन इज इक्वल टू c, उस सूरत में मेरे पास फार्मूला ऑर्डर 1 माइनस सी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर सी माइनस बी ओवर सी माइनस बी। 1 इसलिए गेट ओवर इंटरवल की रेंज 1 है, 1 में से माइनस करेंगे तो इस साइड का जो आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर ग्रेटर देन है सी से एक्स रैंडम वेरिएबल तो 1 होगा। तो ये मेरे पास CDF और PDF के जो फंक्शन थे वो हमने ड्राइव कर लिए। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमें x रैंडम वेरिएबल जो गिवन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 4 के और लेस देन है 7 के। पूरा ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन विद m यहाँ पे गिवन है 1, n की वैल्यू गिवन है 8 और t जो है वो यहाँ पे 3 गिवन है। आप इसको a b c भी कह सकते हैं, तो नोटेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 4 to 7। हमने अब जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको, अब ये ट्राइएंगल नहीं बन रही, ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे इसको ट्राइएंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। ये मेरे पास एक ट्राइएंगल है और एक मेरे पास ये ट्राइएंगल। तो हम क्या करेंगे, लार्जर ट्राइएंगल में से स्मॉलर ट्राइएंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम EDC वाली जो रेक्टेंगल है इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब ये मेरे पास सबसे पहले मैं जो ट्राइएंगल है वो कंसीडर कर रहा हूँ, जिसमें से n मेरे पास यहाँ पे 8 है, m 1 है, t 3 है और x जो है वो 7। अब फार्मूले के मुताबिक ये जो रीजन है हमारा इस सेकंड साइड पे लाई कर रहा है, x वैल्यू जो कि b से ग्रेटर देन है बट लेस देन इक्वल टू c, इस रेंज में लाई कर रही। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 इंटू एन माइनस एच, एन माइनस एच, एन हमारे पास 8 है, x हमारे पास जो है वो 7 है। तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 2 फार्मूले का एज इट इज और बेस में n माइनस एम, n माइनस एम दैट इज 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और n माइनस टी दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास इसकी हाइट आ जाएगी इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की, दैट इज 0.0571। अब हमने एरिया निकालना है, तो दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास इसकी 1 है, दैट इज 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। हाइट हमारे पास आ गई 0.0571, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये मेरे पास एरिया आ जाएगा इस स्मॉल रेक्टेंगल का 0.02। सिंपल। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे फॉर अदर रेक्टेंगल दैट इज ए बी एंड ई। अब ये वैल्यू भी अगेन एच की मोड के सेकंड रीजन में लाई कर रही है। सो n माइनस एच दैट इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 2 एज इट इज रहेगा फार्मूले का। बेस आ जाएगी n माइनस एम दैट इज 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और n माइनस टी दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास इस फंक्शन की इस रेक्टेंगल के लिए हाइट आ जाएगी। अगेन फार्मूला यूज करेंगे एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास इसकी होगी अब 7 माइनस, सॉरी 8 माइनस 4, क्योंकि हम इस कंप्लीट यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो 8 माइनस 4 तो ये आ गई बेस 4 और हमारे पास हाइट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर, तो ये मेरे पास इसका एरिया आ गया।
सो फाइनली हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इस रीजन का हमें चाहिए, इस पोर्शन का। और हमने जो लार्जर वैल्यू है उसको स्मॉलर से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा फॉर ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास एक बर्गर की फ्रेंचाइज है और वो प्लान कर रहे हैं न्यू आउटलेट जो है ऑकलैंड में ओपन करनी है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू आउटलेट will have the weekly sale of less than $2,000. If the weekly sales are less than this, is the outlet is unlikely to cover its cost. So we have to calculate the probability of x random variable that is less than 2000. ये मेरे पास 2000 इस पर्टिकुलर रीजन की हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1000 है, जो हमारे पास b है डेट इज मोर वो 3000 है, और ये मेरे पास c है डेट इज 3000। ओके, इसमें इन्होंने b यहाँ पे दिया हुआ है और c यहाँ पे दिया हुआ है। तो b हमारे पास यहाँ पे 6000 है, सिर्फ नोटेशन जो है वो डिफरेंट यूज की हुई है। तो यहाँ पे c जो है वो मेरे पास 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन अब हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं दैट इज बेस इनटू हाइट। बेस कैसे आएगी 2000 माइनस 1000, तो ये मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई। हाइट कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे मेरे पास इसकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2 फार्मूले का इंटू 2000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 6000 माइनस 1000 टाइम्स 3000 माइनस 1000, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। तो ये मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1 दैट इज 10%। एक और एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल में हमारे पास वोटिंग जो है स्टूडेंट की रिप्रेजेंट कर रही है स्कूल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दैट हैज़ क्लोज बट द वोट्स हैज़ नॉट बीन काउंटेड। सो हमें यहाँ पे डिटरमिन करनी है प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव मोर देन 450 वोट्स। He modeled the number of votes he may have received as a triangular distribution with minimum value of 200, maximum value of 900 and peak value is 550। तो ये मेरे पास ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू 200 है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 900 है, और मोड वैल्यू जो है वो हमारे पास ये 550 है। तो अब हमारे पास इस पर्टिकुलर रीजन का जो है हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस रीजन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पहले हाइट फंक्शन यूज करते हैं, और बेस हमारे पास क्या होगी इस केस के लिए, बेस है हमारे पास 450 माइनस 200 दैट इज 250। तो ये मेरे पास इस ट्राइंगल की बेस आ जाएगी। और हाइट कैसे आएगी, अब ये जो मोड वैल्यू है जो t है लाइक c यहाँ पे लिया हुआ है, इससे बिलो इस लेफ्ट साइड पे लाई कर है। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा दैट इज 2 इंटू 450 जो कि ये h की वैल्यू है माइनस 200 डिवाइडेड बाई 900 माइनस 200 टाइम्स 550 माइनस 200। तो ये मेरे पास इसकी हाइट की वैल्यू है। अब सिंपल हमारे पास फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2551। अब हमें एरिया जो रिक्वायर्ड है वो इस रीजन का है, तो 1 में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.74 या 74%। आप हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया था 2 इंटू एन माइनस एम, अगर आप इससे भी करेंगे तो यही हाइट की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने अभी प्रीवियसली ड्राइव किया था फार्मूला फॉर हाइट ऑफ ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 900 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 700। 2 डिवाइडेड बाई 700 करें तो यही आंसर आएगा आपके पास। तो दोनों वे आप यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं या हाइट का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हाइट कैलकुलेट करने की। ओके, तो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है इसके अंदर हमारे पास x रैंडम वेरिएबल की अब वैल्यू 6.5 और 8 के दरमियान लाई कर दी। तो ये हमारे पास एक शेप है। अगेन प्रीवियसली जैसे हमने स्मॉल और लार्जर रेक्टेंगल ली थी लाइक दिस, हम पहले इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकाल के लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो हमारे पास इस सिलेक्टेड
फ्लैट लाइंस का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो पहले हम स्मॉल जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी बेस जो है डेट इज 9, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। 9 - 8 = 1, तो ये मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास लेट्स से अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ये सेकंड राइट साइड पे लाइट आ रही है वैल्यू, तो हमारा सेकंड जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो यूज होगा। सो 2 × B - H ओवर बी माइनस ए ओवर बी माइनस एम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 - 8 डिवाइडेड बाई 9 - 1 ओवर 9 - 6। यहाँ पे इसको m कहा गया है और ये b कहा गया है। तो ये नोटेशन डिफरेंट हो सकती हैं बट आपने इससे परेशान बिल्कुल नहीं हो। तो ये अब मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, ये आ गई इस फार्मूले के साथ। बेस भी हमने कैलकुलेट कर ली इस रेक्टेंगल की। एरिया आ जाएगा मेरे पास 0.04167। सेम केस अब हम इस लार्जर रेक्टेंगल के लिए करेंगे जिसमें हमारे पास बेस होगी 9 - 6.5। ये हमारे इंटरवल की वैल्यू जो है 6.5 से 8 तक गिवन है। तो ये मेरे पास बेस आ गई इस रीजन की 2.5। अब हमने हाइट निकालनी है इस ट्राइंगल की। तो 2 × 9 - 6.5 डिवाइडेड बाई 9 - 1 टाइम्स 9 - 6। तो ये मेरे पास इसकी हाइट आ जाएगी। सिंपल एरिया के फार्मूले में सब्सिट्यूट करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब लार्जर एरिया को स्मॉलर एरिया में से माइनस करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन की, डेट इज 0.17708। ओके, तो मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे इसका जो आंसर है एरिया का वो 0.2187 हो रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक थी। ओके, तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो कि आपके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ द लोकेशन पैरामीटर, सेकंड वन इज़ द स्केल पैरामीटर एंड द लास्ट वन इज़ द शेप पैरामीटर। नॉर्मली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, वो इन तीनों में से किसी एक पैरामीटर को यूज़ कर रही होती है, या दो पैरामीटर्स को यूज़ कर रही होती है, या फिर तीनों पैरामीटर्स को यूज़ कर रही होती हैं। तो जो लोकेशन पैरामीटर होता है जिसको गैमा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मली ये आपका मिड पॉइंट या मीन वैल्यू जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो मीन वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक्स एक्सिस की लोकेशन के ऊपर लाई कर रहा होता है। जो मीन की वैल्यू है वो आपकी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होती है। तो ये उसकी लोकेशन को डिफाइन कर रहा होता है कि जो आपकी गैमा अगर हम चेंज करते हैं उसके अंदर गैमा जो कि आपका लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यू है, उससे आपकी राइट और लेफ्ट साइड पे उसकी चेंजेस जो है वो अक्सर आपको शो होंगी। तो ये हमारे पास लोकेशन पैरामीटर है। जो स्केल पैरामीटर है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी स्प्रेड होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम मीन, उसके लिए जो पैरामीटर यूज होता है दैट इज द स्केल पैरामीटर, जिसको हम बीटा के साथ डोनेट करते हैं। और जो लास्ट वन है दैट इज द शेप पैरामीटर, जिसको हम अल्फा कहते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअली शेप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। लाइक अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये मेरे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 0.5 हाफ वैल्यू इधर लाइक आ रही है और हाफ वैल्यू लेफ्ट साइड पे लाइक आ रही है। अगर इसकी शेप कुछ इस तरह से हो रही तो ये मेरे पास राइट स्क्यूड हो रही। अगर इसकी शेप मेरे पास कुछ इस तरह से है तो ये मेरे पास लेफ्ट स्क्यूड हो रही। तो ये जो मेरे पास शेप है इसको हम शेप पैरामीटर के साथ डोनेट करते हैं, डेट इज द अल्फा। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं आपके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल के हम फर्दर जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इनको फर्दर फिर डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी एक माइनर सा इंट्रोडक्शन जो है इसका कवर किया था। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो कवर करेंगे। सो मैनी ऑफ द अदर टाइप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। लाइक जो इसकी शेप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो कुछ इस तरह से होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम बेल कर्व या बेल शेप के नाम से भी डोनेट करते हैं और इसको आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी
देते हैं। तो ये मल्टीपल नेम्स हैं आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। इसकी जो पीडीएफ की वैल्यू है, जो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है एच रैंडम वेरिएबल की, जो कि लाइट आ रही होती है फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये उसके फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज ऑफ्टन यूज फॉर द नोटेशन। इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से होती है, एक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रैंडम वेरिएबल, negate to n representing the normal distribution with its parameter that is mean and variance। तो mean and variance जो है आपके normal distribution के parameters होते हैं। has been adopted for many authors to indicate the random variable x is normally distributed with mean and variance। और ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी फंक्शन की शेप है। और ये जो मेरी कर्व है ये कभी भी मेरी इस जीरो को टच नहीं करेगी, लेकिन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी ये जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी, लेकिन ये कभी भी इस एच एक्सिस के साथ टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइक अगर मेरी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है एक्स रैंडम वेरिएबल की टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे जीरो हो रही। सेम अगर मेरी लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो वहाँ पे भी मेरी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो हो रही। सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो as h approaches to negative infinity as well as h approaches to the positive infinity। तो जो मेरी रैंडम वेरिएबल h की वैल्यू अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी, जितनी ज़्यादा उसके करीब होती जाएगी, तो उसकी जो फंक्शन की डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। और यहाँ पे u माइनस म्यू माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ म्यू प्लस एच इज द प्रीवियफ ऑफ सिमेट्रिक अबाउट म्यू। मतलब कि मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो इक्वली स्क्यूड है, सिमेट्रिक है। 50% एरिया राइट साइड में लाई कर रहा है, 50% एरिया लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीडीएफ की अटर होगी जब एच जो है रैंडम वेरिएबल आपका म्यू पे अटर हो रहा है, लाइक मीन एंड मोड आर इक्वल। और जो सी डी एफ है मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये आ जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ का फंक्शन है। और यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सी डी एफ का फंक्शन जो वो रिप्रेजेंट किया। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो है वो ज़ीरो होता है और जो वेरिएंस है वो वन होती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और देन हम उसको रिजोल्व करके उसका आंसर जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू जीरो और वन होती है, जो कि अभी हम आगे चल के एग्जाम्पल में परफॉर्म भी करेंगे। तो इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कह रहे होते हैं, जो जीरो और वन के दरमियान उसकी वैल्यू होगी मीन और वेरियंस। लाइक मीन जीरो होगा और वेरियंस वन होगी फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व जो है वो शो की हुई है। मीन की वैल्यू म्यू और इस वेरियंस जो है वो सिग्मा स्केयर है। अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड स्क्यूड है तो इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है वो आपकी राइट साइड पे फॉल करेंगी मीन के, और अपर एंड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो टेल है वो इसकी लेफ्ट साइड पे होगी। इसी तरह से मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जिसमें मोस्ट ऑफ द डाटा वैल्यूज जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे फॉल करेंगी और इसकी टेल जो है वो राइट साइड पे बनेगी। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाटा वैल्यूज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। फर्दर कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक बेल शेप होती है, जैसे हमने पहले कवर किया। मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो इक्वल होते हैं और लोकेट होते हैं एट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास एक ही मोड होगा, अगर दो होने तो ज़ाहिर उसमें दो मोड हो जाएंगे। सिमेट्रिक होगी अबाउट द मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो कर्व है वो कंटिन्यूस होती है और इसमें कोई भी गैप हो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल हेयर इज द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। लाइक ये मेरे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हर एक एक्स के लिए यहाँ पे एक वाई की वैल्यू जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो द जो कर्व है ये कभी भी आपकी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, और थ्योरेटिकली नो मैटर हाउ फार इन इधर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में नो फार की उसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी। एंड द टोटल एरिया जो है आपके पास
अंडर 100% हो रहा है, या एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 हो रहा है। 1 भी लिख सकते हैं या 100 भी कह सकते हैं। 50% एरिया राइट साइड पे लाई करेगा और 50% एरिया लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। और जो जी है हमारे पास, ये ग्रेटर देन ए और लेस देन बी इज द एरिया बिलो द नॉर्मल कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन z इज इक्वल टू ए एंड z इज इक्वल टू बी। तो जो भी रैंडम वेरिएबल है वो आपका इसी पर्टिकुलर ए और बी की जो रेंज है उसमें लाई कर रहा होगा। सो ये हमारे पास एक इम्पीरिकल रूल है कि 68% जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो हमारी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई करती हैं, 95% जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करती हैं, और 99.7 जो है वो हमारी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर डाटा वैल्यूज़ जो है वो लाई करती हैं। तो ये हमारी सिमेट्रिकल शेप जो है आपकी बनती है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जी स्कोर जो है वो फाइंड आउट करना होता है, ताकि हम टेबल में से उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन 0 और डेविएशन जो है वो 1 होती है, और इसको हम जी के साथ डोनेट कर रहे होते हैं। इसका फार्मूला क्या है, वैल्यू जो आपके एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसको आप माइनस करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से, लाइक म्यू और सिग्मा से, तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अगर हमारे पास डाटा वैल्यूज जो है वो परसेंटाइल की सूरत में गिवन है, फॉर एग्जांपल व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड द जी स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द परसेंटाइल। ये मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे ये मेरी परसेंटाइल की वैल्यू जो है शो कर रही है, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो कि आपके इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर वैल्यूज फॉल करेंगी। So graphically, percentile is the area below the probability distribution curve to the left of the observation. और फॉर एग्जाम्पल इस तरह परसेंटाइल का एरिया आपके पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज लाई ऑन द 1 एक्सिस लाइक -1.0। तो हम जो जी टेबल है, लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसके अंदर जब देखेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 15.87% या 0.15। अगर आपके पास परसेंटाइल की सूरत में वैल्यूज हैं तो आप इस तरह से उनको कंप्यूट कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दैट साइड। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और सबसे पहले एग्जांपल इस तरह से है कि हमने एरिया फाइंड करना है बिटवीन द जी दैट इज 0.79 एंड 1.28। तो ये मेरे पास रीजन है जिसका मुझे एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। मीन मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी 0.79, ये मेरे पास टेबल के अंदर 0.7 और 9 के अगेंस्ट एरिया की वैल्यू आ जाएगी। सेम इज द केस फॉर 1.28, 1.2 आपका जी इसमें आएगा और यहाँ से 8 यहाँ पे आएगा, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। लार्जर में से स्मॉलर एरिया को माइनस करें तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है कि सपोज द वेट ऑफ द चेक बैगेज ऑफ द एयरलाइन पैसेंजर्स फॉलो अ नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 45 पाउंड्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.2 पाउंड्स। So most airline charges a fee for baggage that weight in exceed 50 pound। अगर वेट जो है वो 50 पाउंड से exceed कर जाएगा तो एयरलाइन जो है वो चार्जेस जो है कस्टमर से रिसीव करेगी, लाइक उसको पे करने पड़ेंगे। तो डाटा हमारे पास गिवन है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.2। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज यहाँ पे 50 पाउंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अगर हो जाएगा तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है वो ये है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्योंकि इंटर फीस तभी होगी जब वेट जब 50 पाउंड से ज़्यादा होगा। तो ये एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई 50, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मेरे पास z वैल्यू आ गई, z स्कोर आ गया 1.56। 1.56 को हम टेबल में देखेंगे तो ये मेरे पास 1.5 है और ये 6 है, तो ये मेरे पास इसका एरिया आ गया। तो ये जो एरिया मेरे पास आया है वो इस पर्टिकुलर रीजन का है, तो मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा, सो डैट मेरे पास इसका आंसर आ जाए, डैट इज 0.059। थर्ड एग्जाम्पल इस तरह से है, द एवरेज डेली high temperature in June in LA is 77 degree Fahrenheit with standard deviation of 5 degree Fahrenheit. Suppose that the temperature in June closely follow a normal distribution. You have to find how cold are the coldest 20% of the days during the June in LA.
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये कहा गया 20% ऑफ द डेज जो है ड्यूरिंग द जून आपके पास कोल्डेस्ट डे होने। तो अब यहाँ पे हमें इस एरिया को बता दिया जो कि 20% है। सो ये आ गया मेरे पास इस 20% के अगेंस्ट एच जो है वो हमने फाइंड करना है। एच माइनस मीन दैट इज 77 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। अब यहाँ पे 20% के लिए हम जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस टेबल में, तो ये मेरे पास जो टर्म बन रही है दैट इज -0.84। हम इस टेबल में से अब परसेंटेज जो एरिया है वो देखेंगे जो कि उसके करीब करीब होगा 20% या एग्जैक्टली 20% होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1.977 है और सेकंड है 0.2005। तो ये मोस्टली ज़्यादा 20% के करीब है, 20 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, इतना नहीं ज़्यादा। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस वैल्यू को ले लेता हूँ, डेट इज़ -0.84। तो ये मेरे पास जी स्कोर की वैल्यू आ गई -0.8। अब हम इस टर्म को लाइक इस इक्वेशन को सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.8। तो ये एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है द एवरेज क्रेडिट कार्ड debit for the tallest senior is $3,262, and if the debit is normally distributed with standard deviation of 1,100. So you have to find the probabilities that the individual senior owns at least $1,000. तो एक्स रैंडम वेरिएबल हमारे पास $1,000 है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट की, तो हमारे पास जी स्कोर की वैल्यू आ रही -2.06। टेबल में से हम इसकी वैल्यू देख लेंगे, -2.06 के अगेंस्ट आ जाएगी 0.01970। तो ये मेरे पास जो एरिया आएगा वो इस पर्टिकुलर रीजन का होगा। तो यहाँ पे मुझे कहा गया एटलीस्ट 1000, लाइक मुझे इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, तो 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिसके अंदर सीनियर ऑन्स मोर देन 4000। अब मुझे इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन 4000 और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो जी स्कोर की वैल्यू आ जाएगी 0.67, और 0.67 के अगेंस्ट एरिया आ जाएगा दैट इज 0.7486। 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस एरिया की आंसर आ जाएगा वैल्यू दैट इज 0.2514। और इसका लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल 4 का, दैट द सीनियर ऑन्स बिटवीन $3,000 and $4,000। तो अब हमारे पास इस रीजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम 3000 के साथ जी स्कोर की वैल्यू आ जाएगी -0.24, -0.24 के लिए एरिया की वैल्यू आ रही 0.40517, जो कि हमने यहाँ पे लिखी। अब 0.67 के लिए हमने प्रीवियसली अभी कैलकुलेट की है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दैट इज 0.7486, और इसको जब रिजोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3434। तो इसके साथ ही हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।